है बिल्कुल, बाउंड कर देगा तो करेंगे बिल्कुल। फिर तो आपने देखा हमने यूज किया। ठीक है चले जी, मेरे ख्याल से लीजो बोरो पे बहुत बात हो गई है मेरे ख्याल से। अब जल्दी से चलते हैं वैक। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है वैक का जी। वैक के बाद अब ब्रेक ले लेंगे। वैक अकेला नहीं है, वैक के साथ दो तीन टॉपिक है। मर्जर इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले इंशाल्लाह ब्रेक लेंगे, ठीक है। अच्छा, वैक में ये बड़ा बेहतरीन स्ट्रक्चर है। ये देख लें भाई, ये समरी है वैक। किसी को ये बात समझ आ गई तो काम हो जाएगा। अच्छा, टैक्स एरियर्स है और एडवांस है तो केडी यूनिवर्सिटी का शॉर्टकट नहीं निकलता। हसनैन आप सही कह रहे हो, नहीं लगता। मगर मैं कहूंगा कि अगर सवाल के मार्क्स ज्यादा नहीं है और छोटे मार्क्स, कम मार्क्स हैं, यूजुअल मार्क्स हैं, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स नहीं है, तो आप डायरेक्ट वन यूनिवर्सिटी लगा देना। आप मेरी बात समझो, केडी के लिए कह रहा हूँ मैं, खाली लीज के लिए नहीं कह रहा। लीज के लिए तो आपको पता है कि वो मैंने अभी बता दिया था कि 0 से 3 था तो 1 से 4 हो गया था, और 1 से 4 की जगह 2 से 5 हो गया था। तो वहां बात अलग है। बट आप जो मुझसे बात करोगे यार केडी वन माइनस टी, तो वहां मैं कहूंगा यार इतनी बड़ी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पेपर में, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा। हाँ, अगर उसने कहीं हिंट दिए कि नहीं यार टैक्स एरियर्स की वजह से आपके डिस्काउंट फैक्टर में जो डेसिमल का या माइनर सा फर्क आएगा उसको इनकॉर्पोरेट करो, तो बात अलग है। ठीक है स्नैन, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया चंदा। मगर ये बात आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि एग्जामिनर आपको घुमा सकता है यहाँ पे बोल के कि नहीं यार, जैसे आपको अगर याद हो हसनैन, थोड़ी सी बात बस मैं आपके सवाल को जवाब दे दूं। आपको याद है हमने सेंसिटिव एनालिसिस में वापस से सेंसिटिविटी निकाल दी सेल्स की, जब उसने कहा था टैक्स एंड एरियर्स है। अगर आपको याद हो एसीसी का एक सवाल था, आई डोंट नो आपको याद है नहीं याद है, एसीसी का तो हमारी किताब में भी है सेंसिटिव एनालिसिस का। तो जब वो बोलेगा ना इस तरह की बातें करेगा जैसे वहां उसने खुल्लम खुल्ला बात की थी, तो फिर हम खुल्लम खुल्ला कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं, हमें तो कोई इशू ही नहीं, हमने तो सीख के गए, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये इसका ही देखेंगे प्लीज, ये पूरा वैक इसके में कवर्ड है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। केई दो तरीके से आते हैं मेन, वैसे तो और भी तरीके हैं केई के जो मैं आगे आगे डिस्कस कर लूंगा एमएम थ्योरी वाले, मगर पहले आप इसको देख लीजिए। ठीक है जी। तो जी, तो क्या कह रहा था मैं आपसे, हाँ। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है और सीएपीएम है। अच्छा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में दो चीजें होती हैं, एक विद ग्रोथ होता है, विदाउट ग्रोथ होता है। अच्छा, इसकी एक assumption होती है, बस ये बात ध्यान में रह जाए तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। शेयर प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स फ्रॉम ईयर 1 से इंफिनिटी, डिस्काउंटेड एट के। शेयर प्राइस एक पैकेट है, शेयर प्राइस एक बैग है, शेयर प्राइस एक ब्रीफ केस है जिसके अंदर सारे के सारे डिविडेंड लगे हुए हैं, रखे हुए हैं, आज से लेके, सॉरी, ईयर 1 से लेके आज के नहीं, अगले साल से लेके इनफाइनाइट तक के। वो पढ़ा है ना, मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो डिस्काउंटेड एट सुटेबल रेट, डिस्काउंटेड एट सुटेबल रेट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे असम्पशन है कि हम शेयर को हमेशा रखेंगे, ता क़यामत रखेंगे। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन से बात कर लेता हूँ कि इसमें हम कभी एज्यूम करेंगे शेयर बेचेंगे नहीं। ठीक है, इसीलिए हम जब, क्योंकि ता क़यामत रखेंगे तो इनफाइनाइट तक हमें डिविडेंड मिलता रहेगा। और इसकी डिस्काउंटिंग यही पे होनी चाहिए। क्यों यही पे डिस्काउंटिंग होती है, इसका जवाब मुझे बता दो। मैंने अभी अभी पीछे लीजो बोरो में एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उसका जवाब यहाँ पे आ जाएगा। क्यों डिस्काउंटिंग कहीं पे होती है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे? ये सवाल अगर आ जाए 3 मार्क का तो 2 मार्क का, तो इसका क्या जवाब दोगे? बहुत ही आसान जवाब है। क्यों वैक पे डिस्काउंटिंग नहीं होती है इसकी? नजर आ रहा है इसका जवाब? क्योंकि, क्यों डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पे डिस्काउंटिंग कहीं पे हो रही है? क्योंकि क्योंकि इक्विटी होल्डर से इसका ताल्लुक है, डेट होल्डर से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, क्यों इस फॉर्मूले में डी वन आता है? सबके जवाब है आपके पास। क्यों इस फॉर्मूले में डी वन आता है, डी नॉट क्यों नहीं आता? टी नॉट का मतलब होता है आज की प्राइस, मगर डी वन क्यों आता है इसमें? अगले साल का डिविडेंड क्यों आता है? इसका भी जवाब मौजूद है यहाँ पे। ऑल फ्यूचर डिविडेंड, सॉरी यहाँ मैं वर्ड यूज करना भूल गया। ईयर 1 से लेके ना, ये फ्यूचर डिविडेंड, फ्यूचर कैश फ्लो जिस तरह होते हैं ना, इस वजह से। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, के ई माइनस जी, लोग कहते हैं कि के ई माइनस जी क्यों होता है, तो मैथ्स में एक टॉपिक होता है ना, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो वहां पे एक फॉर्मूला था ये। अच्छा, इसका ऑडिट भी कर सकते हैं, अभी वो टाइम नहीं ऑडिट ऑडिट करने का। अच्छा, सीएपीएम का फॉर्मूला है के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा, आर एफ माइनस आर एफ। ये बीटा कौन सा होता है जी? जी, अगर डिविडेंड शामिल होता है, कम डिविडेंड होता है, माइनस कर देते हैं। वो आपको पता है, पुरानी बात है जी, कम डिविडेंड होगा उसमें से कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये आर एफ प्लस बीटा, बीटा कौन सा? इक्विटी बीटा होता है। वेरी गुड पॉइंट। एसिड बीटा थोड़ी देर बाद बात करूंगा मैं आपसे। ठीक है, आर एम माइनस, अच्छा ये कितना, ये बहुत बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला है। आर एफ रिस्क फ्री रेट, ठीक है, बीटा सिस्टमेटिक रिस्क, इंटू आर एम माइनस आर एफ मार्केट रेट, लेट से जो भी है उसका प्रीमियम। अच्छा, फिर बीटा क्या शो करता है? सिस्टमेटिक रिस्क शो करता है। ठीक है जी। और डाइवर्सिफिकेशन से भी नहीं हट सकता, ये मार्केट का रिस्क है। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क होता है, बिल्कुल सही बात है। ओवरऑल बीटा में मैं थोड़ी देर आगे जाके बात कर लूंगा अगर याद रहता है तो।
और ठीक है जी, आर एम प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ बीटा के लिए मजीद क्या वो पोर्टफोलियो थ्योरी का टॉपिक भी आ रहा है। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देख लें please। इसके इजी मार्क्स होते हैं, ये हर सवाल में आता है। रिडीमेबल डेट है तो IRR से हम जो है वो निकालते हैं KD1 ऐसा ही है भाई। इरिडीमेबल डेट है तो ये फिर परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट लगता है। परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट याद है? परपेचुटी वाला कॉन्सेप्ट याद है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी क्या होती है? कैश फ्लो डिवाइड बाय आई। ये फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है इन्वेस्टमेंट बिजल में। सही है भैया। कैश फ्लो डिवाइड बाय आई, तो डेट से रिलेटेड कैश फ्लो क्या होता है जो हर साल आता है? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या हो जाता है फिर आपके पास KD। ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? मार्केट वैल्यू होती है। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू? इट्स अ मार्केट वैल्यू ना। प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लो ना। तो मार्केट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू एक ही चीज है। तो अगर मैं KD को रिफ्रेश कर दूं, KD इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ये फॉर्मूला वहां से बना है जी, इरेंटिबल डेट का। ठीक है जी। अच्छा ये मैं बात करता हूँ इसमें, हसनैन शकील, ओवरऑल बीटा एसिड बीटा होता है, ये APV के अंदर बात कर लेंगे। ठीक है ना, APV के अंदर बात कर लेंगे। अच्छा, हाँ तो मैं ये कह रहा था यार कि अब KD इधर चला गया, मार्केट वैल्यू इधर आ गया नीचे। और ये मैंने पूरा आपको पता है वहां से उठाया है, कैश फ्लो डिवाइड बाय आई से उठाया है ये यहाँ से उठाया है। मार्केट वैल्यू इक्वल कैश फ्लो डिवाइड बाय आई। ठीक है। अब अगर मुझे KD नहीं चाहिए, KD1 - T चाहिए, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा? 1 - T कर दूंगा, नेट ऑफ टैक्स कर दूंगा। ठीक है ना, इंटरेस्ट 1 - T कर दूंगा। सही है। अच्छा बैंक लोन सिंपल होता है, बैंक लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती। बैंक लोन को सिंपल नेट ऑफ टैक्स कर लेते हैं। सिंपल नेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? बैंक लोन को सिंपल नेट ऑफ टैक्स कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का सिंपल प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस। अच्छा एक बस मैं इसका वो मैंने अपने नॉर्मल सेशन में एक बात कही थी, बस वो बात करके मैं इसको खत्म करूंगा। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न का सवाल है मेरे आपसे, जल्दी से बता दें मुझे बस। एक डॉक्टर से, एक इंजीनियर से भी बोलेंगे ना रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला बताएं, तो वो क्या बताएगा? जल्दी बताएं। सिंपल, ये की है, ये वो है, ये आप लोग की लैंग्वेज में हैक है, इसका हैक। नहीं IRR नहीं, अल्लाह। ओ भाई किसी डॉक्टर से बात हो रही है, डॉक्टर को IRR का क्या पता, इंजीनियर को IRR का क्या पता, एक आम आदमी को क्या पता? हाँ, रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस बस BFD पूरा आधा BFD इस फॉर्मूले पे घूम रहा है, पता है आपको? अब आप नोट करें, ये नोट करें, ये वाला फॉर्मूला क्या था, ये देखें, ये फॉर्मूला क्या है? ये KD1 - T का जो फॉर्मूला, इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। ऐसे सबको छोड़ें, यहाँ से स्टार्ट नहीं करता। वो वो जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में एक होता है विदाउट ग्रोथ। विदाउट ग्रोथ में क्या हो जाता है फॉर्मूला? अगर इसी फॉर्मूले में मैं विदाउट ग्रोथ कर दूं, फॉर्मूला क्या था? P0 इक्वल टू D1/K - G। अगर ग्रोथ ही नहीं है तो क्या मैं कहता हूँ जो P0 होगा वही डी वो वही मतलब डिविडेंड सेम रहेगा भाई। आप समझ रहे हैं? अगले साल का डिविडेंड फिर चेंज नहीं होगा भाई, आज का ही जो डिविडेंड है वही अगले साल का डिविडेंड हो जाएगा। और जी भी नहीं होगा, तो क्या मैं कहता हूँ ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप नोट करें तो ये फॉर्मूला बनता है विदाउट ग्रोथ में, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। सॉरी, डिविडेंड डिवाइड बाय, हाँ। तो इसको अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, ये देखो, ये देखो, डिविडेंड अपॉन के से मार्केट वैल्यू आ रही है। और मार्केट वैल्यू को अगर मैं इधर वो कहते हैं ना अदला बदली कर दूं, थोड़ी सी चेंज कर दूं, स्वाप कर दूं, स्वाप याद है? स्वाप हमारे हमारे कॉन्सेप्ट में भी है, स्वाप कर दूं। ठीक है ना? सही है। तो स्वैप करने से हुआ क्या? यही तो डिविडेंड अपॉन, अब आप देखें डिविडेंड क्या है?
रिटर्न, ऐसा ही है। और जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर में पैसा लगाते हैं, वो किससे आता है? शेयर प्राइस से आता है। भाई अगर मुझे एक कंपनी, मुझे अगर शेयर में पैसा लगाना है तो वो पार वैल्यू के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करूंगा मैं, या 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 मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के साथ। मुझे अगर एंग्रो में इन्वेस्टमेंट करनी है, जवाब दें, अगर मुझे एंग्रो में इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं एंग्रो के शेयर खरीदूंगा ना। तो मुझे किस पे मिलेंगे? पार वैल्यू में मिलेंगे? नहीं। अगर मुझे एंग्रो में पैसा लगाना है तो मुझे फिर शेयर खरीदने पड़ेंगे मार्केट प्राइस पे। तो क्या मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इज एज गुड एज शेयर प्राइस? थोड़ी टेक्निकल बात है। अच्छा खैर, मैं ये इन बातों पे बात नहीं लगाता टाइम, हम रिवीजन पे चलते हैं। एक कंफ्यूजन अक्सर लोगों को रहता है ये कि वैक का फॉर्मूला यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। अगेन मैं वैक के फॉर्मूले पे भी ज़्यादा बात नहीं करूंगा, वैक का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है। अच्छा, एक एक बात बस मैं जल्दी से कर दूं, ये ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं भाई, ये पता है ना भाई? ये कल बात भी हुई थी, 24 डिवाइड बाई 18 की पावर कितनी ग्रोथ लगी हुई है? एक, दो, तीन ग्रोथ लगी। ठीक है ना? याद याद आ रही है बात? ठीक है, जाना नहीं है, एंड तक रहना है भाई। 5:45 तक सेशन है, 1 घंटा 20 मिनट रह गया, बीच में 5 मिनट का ब्रेक भी कर लेता है अभी। ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये करके ब्रेक कर लेते हैं छोटा सा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मर्जर इक्वेशन में भी काम आएगा, इसलिए अच्छा है अभी यहाँ पे बात हो जाए मर्जर इक्वेशन में, फिर हमारा टाइम बच जाएगा। मर्जर इक्वेशन के रिवीजन में फिर ये बात नहीं करेंगे हम। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्लीज देख लें यार। छोटा सा सवाल है। वो कह रहा है या ये वाला देख लें चले। वो कह रहा है कि अब्बास ने डिविडेंड दिया 5 रुपए का। वो कह रहे हैं अगले 3 साल, 2 साल में डिविडेंड बढ़ेगा 3%, और फिर 5% बढ़ेगा टिल इनफाइनाइट। ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? वेरिएबल ग्रोथ रेट को क्या करते हैं? नमाज 5:45 है ना हमारे कराची में, तो बस मैं 5:45 तक सेशन को एंड करने में इंटरेस्टेड हूँ इंशाल्लाह। हाँ बस मुझे जल्दी से बता दें, अगर अगर वेरिएबल ग्रोथ रेट है, यानी कि दो ग्रोथ रेट्स हैं जैसे कि सवाल में है, तो आप क्या करते थे? याद करें जल्दी जल्दी से, बस खत्म करेंगे काम। मैनुअल और ऑटोमेटिक, क्या बात कर दी आपने, मेरे दिल की बात कर दी। 3% है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, और 5% है ईयर 3 से लेके इन्फिनिटी। ये मर्जर इक्वेशन में भी आता है भाई, इसलिए देख लो, समझ लो। मर्जर इक्वेशन में टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट सारा है ही यही। तो हम ये करते थे, फर्स्ट 2 ईयर्स को मैनुअली करते थे। मैनुअल समझते हैं कि D1 एंड D2 डिस्काउंटेड एट KE, इसकी पेरेंट वैल्यू निकालते थे। डिविडेंड्स इंडिविजुअली, ऐसा ही है, इंडिविजुअल पेरेंट वैल्यू निकाली जाती थी, ऐसा ही है। और फिर जो ग्रोथ रेट इनफाइनाइट तक जा रहा है, बिल्कुल दीवार से लगा लें, हम कह लें। नहीं, हाँ बिल्कुल, फिर जो नहीं, ऐसा नहीं करना है, 1 से 2 माइनस करना है सफान, ये आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। 3 से इन्फिनिटी के लिए क्या करेंगे? 3 से इन्फिनिटी के लिए ये वो डिविडेंड ग्रोथ रेट है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये ग्रोथ रेट आपके फॉर्मूले का पार्ट बनेगा। ये जो ग्रोथ रेट है ये फॉर्मूले का पार्ट बनेगा। देखें फॉर्मूले में ये वाला ग्रोथ रेट नहीं आ सकता 3%, ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो किल हो जाएगा। ये तो पायदार नहीं है, ये तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये तो एवर लास्टिंग नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसमें फिर हम ये करते हैं, P0 नहीं करेंगे। ये कौन सा डिविडेंड है? D1 हमारा मैनुअल आएगा, D2 हमारा मैनुअल आएगा, D3 वो डिविडेंड है, पहला बार वो डिविडेंड आया D3, जिसमें वो ग्रोथ रेट लग रहा है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, याद करें। ठीक है ना? कैश ये कैश फ्लो और वैक वाली बातें मुबश्शिर ये बिल्कुल करनी है मुझे मर्जर इक्वेशन में। तो मैं चाह रहा हूँ वो बात जब मैं वहां करूंगा तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होके जाए, क्रिस्टल क्लियर होके जाए, क्योंकि ये बातें आपको ही पता है मर्जर इक्वेशन में आती हैं, आ रही है रीसेंट टाइम में, मगर उसका पूरा थीम जो है वो यहाँ पे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में मौजूद है। तो हम यहाँ वाला थीम क्लियर कर लें, ताकि हमें जब मर्जर इक्वेशन में रिवीजन होगा अभी थोड़ी देर बाद, तो वहां ज्यादा टाइम ना लगाना पड़े। ठीक है, बात समझ आ रही है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, देखो मेरी बात को समझो। D1 हमने निकाला, लेट से 5.15, समझाने के लिए कह रहा हूँ। D2 हमने निकाला 5.31, समझाने के लिए कह रहा हूँ। अच्छा, D1 पे हमने लगा दिया 3% ग्रोथ रेट, D2 पे भी लगा दिया 3% ग्रोथ रेट। मगर जब हम जाएंगे D3 पे अब ग्रोथ रेट लगेगा 5%। लेट से समझाने के लिए कह रहा हूँ, 5 पॉइंट लेट से 75, ऐसे ही समझाने के, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट फिगर क्या है।
तो अब क्या होगा, ये डिस्काउंट हो जाएगा के पे 1.12 पे, ये डिस्काउंट हो जाएगा 1.12 स्क्वायर पे, और ये वो डिविडेंड है जो फॉर्मूले का पार्ट बनेगा। ये दो डिविडेंड फॉर्मूले का पार्ट नहीं बन सकते, तो फॉर्मूले में क्या होगा, डी कौन सा होगा, डी यहाँ पे कौन सा लिखूं, D1 D2 D3 D4, यहाँ पे डी कौन सा आएगा, इस बॉक्स में क्या आएगा, इस डब्बे में क्या है, कितने तोला है, मजाक में कह रहा हूँ, खैर इस डब्बे में क्या है जी बताएं, इस डब्बे में मैं क्या लिखूं, डी के साथ क्या लिखूं। नहीं फातिमा गलत बताया है, नहीं मोहम्मद शेख गलत बताया है, समझे नहीं सिनेरियो आप, बहुत अच्छी बात की। ये शाफे आपने अब सही बताया, इकरा सही बताया आपने, मोहम्मद आसिफ ने सही बताया, जवाद ने सही बताया, जुबैर नासिर ने सही बताया। नहीं साद मुकीम मैं कहता हूँ सोच लो, मैं कहता हूँ सोच लो, मोहम्मद शेख मैं कहता हूँ सोच लो, ई ने सही बताया है। समर बिलाल मैं कहता हूँ सोच लो, अलीजा यूनुस यूनुस ने सही बताया है। एम असगर मैं कहता हूँ सोच लो, साद मुकीम सोच लो, सफान सोच लो। हाँ भाई, जीशान सोच लो, फुरकान सोच लो, जफर हुसैन सोच लो। चंदा कितने साल तक डिविडेंड कांस्टेंट वो था, ये कौन सा डिविडेंड है, देखिए मैं वापस रिपीट करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा शायद मैं पेस अब बहुत तेज चल रहा हूँ रिवीजन कराने के लिए, मगर खैर थोड़ा स्लो हो जाता है। D1 है, कैलकुलेटर साथ रखे, मेरे ख्याल से 5.3% बढ़ रहा है ना, 5.15, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिएगा, मैंने लिख भी दिया 5, ये रहा, ठीक है। D2 जो है कितना है, 5.31, ये मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अच्छा कैलकुलेटर इतने फास्ट है, मेरा पड़ा हुआ है कैलकुलेटर, 5.31 इंटू 1.05, 5.58, देखिएगा प्लीज यार, ये आप लोग ना एक गड़बड़ कर रहे हो, 5.58। वैसे जो आप बता रहे हो उससे भी आंसर आ जाएगा, मगर मैं चाह नहीं रहा कि आप लंबा काम करो। अब मुझे बताएं कि इस फॉर्मूले में कौन सा डिविडेंड आएगा, इस फॉर्मूले में D1 आएगा, D2 आएगा, D3 आएगा, या D4 आएगा। अब सीन समझिएगा, देखें यहाँ पे ग्रोथ रेट लगा था 3%, जो कि इन्फाइनाइट तक नहीं जा रहा, यहाँ पे ग्रोथ रेट लगा था 3%, जो कि इन्फाइनाइट तक नहीं जा रहा, मगर यहाँ ग्रोथ रेट कौन सा लगा है, 5%, जो इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका मतलब है दिस डिविडेंड कैन बी पार्ट ऑफ द फॉर्मूला ना यार, तो D3 हुआ ना, D4 क्यों हो रहा है, आप लोग D4 कहाँ से ले आए, मुझे तो D4 समझ ही नहीं आ रहा। भाई उसने 2 साल के लिए बोला है, हाँ अगर ये 3 साल के लिए बोलता और चौथे साल में फिर वो वाला डिविडेंड आता तो मैं आपकी बात मान लेता। भाई ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, फातिमा क्लियर है आपको, यकीन यासीन कुरान इंस्टीट्यूट ने सही बताया था, एम असगर ने सही बताया है, अफनान मलिक आपको क्लियर है, अफान मलिक, जफर हुसैन, मोहम्मद फुरकान, जीशान, सफान, साद मुकीम, आप लोग डिफरेंट आंसर थे इस वजह से पूछ रहा हूँ, हुजैफा अहमद, मोहम्मद शेख, क्लियर है, मुझे कंफर्म करें आप लोग प्लीज कि तीसरा डिविडेंड जो है ना वो आपके फोर्स में आएगा, तो ये आगे मर्जर इक्वेशन में भी एडजस्टमेंट आती है, इसलिए मैं इस पे यहाँ ज्यादा टाइम लगा रहा हूँ। और अगर D3 है तो P कौन सा होगा, P कौन सा होगा जी, P1 P2 P3। हाँ बिल्कुल D3 फसाद, बहुत अच्छी बात की आपने कि D3 बिकॉज यहाँ 5% स्टार्ट हुआ है। वेरी गुड, जबरदस्त 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 हो गया जी, जबरदस्त हो गया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का चर्चा इसीलिए किया जा रहा है ताकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे बताइए P2 है, एक काम और करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये P2 है, P2 का मतलब है शेयर प्राइस एट ईयर 2, तो इसको फिर एक और काम भी करना पड़ता है, क्या करना पड़ता था, एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, डिस्काउंट एट, डिस्काउंट फॉर, अब डिस्काउंट कितना करेंगे, 2 सालों के लिए करेंगे, 3 सालों के लिए करेंगे, ये भी एक इशू होता है, लोग इसमें भी मार खा जाते हैं, ये मर्जर इक्वेशन में भी प्रॉब्लम होता है, मैं बार बार इसीलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप मुझसे अच्छे से डिस्कस कर लो, ताकि मर्जर इक्वेशन में जब मैं जाऊंगा तो वहां मुझे ये गलती नहीं चाहिए। बिल्कुल सही है, अब 2 साल पे करेंगे ना यार, लोग 3 साल पे डिस्काउंट, भाई 3 साल पे डिस्काउंट नहीं होगा, तीसरा कैश फ्लो था जिससे दूसरे साल के एंड में वैल्यू निकली, तो 2 साल डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। अच्छा बस लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं ब्रेक लूंगा फिर, बस एक मुझे मेरी दिल को तसल्ली हो जाएगी, शाहीन आफरीदी हमारे प्रीमियम बॉलर है मुल्क के, यही कहा है ना उन्होंने एक जमाने में कि आई एम अ प्रीमियम बॉलर ऑफ पाकिस्तान, तो जरा इन पे हमने एक सवाल बनाया है, आप जरा इनको टैकल करें, आपको बॉल समझ आ रही है इनकी, 20 21 22 23 24 25, तो मुझे बस 2 सवालों के जवाब देने हैं। ये फॉर्मूला है D0 = P1/KE-D, मुझे बस 2 सवालों के जवाब देने हैं, P का डब्बा कौन सा होगा और D का डब्बा क्या, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं भी यार,
जल्दी जल्दी में देखें, फिर हम बस ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और फिर हम तेज से चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। पी के साथ डब्बा क्या आएगा और डी के साथ डब्बा क्या आएगा, बस मुझे ये बता दें आप लोग कमेंट में। ऑलराउंडर नहीं है भाई। ये इसमें मुझे सिर्फ ये बता दें कि इस सिनेरियो को देख के 20, 21, 22 इस तरह का डेटा दिया हुआ है, और फिर डिस्काउंट फैक्ट्री ग्रोथ रेट अलग अलग है, पहले ग्रोथ रेट कुछ है, फिर ग्रोथ रेट कुछ है, फिर ग्रोथ रेट कुछ है। बस मुझे ये बता दें कि दो सवालों के जवाब दे दें, पी कौन सा आएगा और डी कौन सा आएगा। ये ग्रोथ रेट मेरे ख्याल से वो है जो लैप्स हो जाता है, ये दो ग्रोथ रेट लैप्स हो जाते हैं, ये फॉर्मूले का पार्ट नहीं बनेंगे, ये फॉर्मूले का पार्ट बनेगा। ठीक है, बस जल्दी से बता दें पी कौन सा है और डी कौन सा है, जल्दी से। राना वाजिद ने सही बताया है, अली ने नहीं, गलत गलत बताया। अली चंदा सोच लें, नहीं फातिमा गौर से देखें प्लीज, उंगलियों पे काउंट कर लें। अरे चंदा, जवाब लड़के 1 2 3 4 5 में जवाब दो। 25 26 तो साल के नंबर हैं। SD नहीं, अच्छा 1 मिनट, नहीं SD का सही है बल्कि, सॉरी। राना वाजिद का भी सही है, फसाद का भी सही है, अली का सही आया अब। ये क्या नाम है, महम का सही आया है, हुजैफा अहमद का सही है, साद मुकीम का सही है। सुंदुस नहीं, 25 24 में जवाब ना देना। सुंदुस 1 2 3 4 5 6 में जवाब दें, 1 2 3 4 5 वगैरह के उसमें जवाब दे। फफान फफान नहीं, मैं कहता हूँ सोच लो। मोहम्मद शेख सोच लो, आप लोग उंगलियों में काउंट कर लो। समर इकबाल सही किया आपने। नहीं, यासीन कुरान इंस्टीट्यूट बहुत आगे बढ़ गया, आप पीछे आए थोड़ा। मुश्तबा सलीम ने सही बताया। अलीजा यूनुस, उंगलियों में काउंट करें, गलती कर रहे हैं आप लोग, उंगलियों में काउंट कर लें। फिर ब्रेक ले लेते हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों को ब्रेक की जरूरत है। 2020 सुकून से काम करेंगे, आप सोचें, मैं अपना काम करूं। 2022, 2023। दानियल नहीं, चंदा नहीं, सफान आपने सही बताया, BDO ऑडिटर ने सही बताया जी। सुंदुस नहीं, सोच लीजिए। अफान मलिक ने सही बताया, वेरी गुड। अब्बास खान, मैं कहता हूँ सोच लीजिए। ईमान, ये आपने पी बताया डी बताया, ईमान मुझे कंफर्म करिए। मशल खान नहीं, वापस सोचिए। जफर वापस सोचिए। मोहम्मद शाफी ने सही बताया। अलीजा आप सही बताया आपने, वेरी गुड। फातिमा सही बताया आपने। मोहम्मद सऊद सही बताया आपने, वेरी गुड। सफान सही बताया आपने। सुकून से थोड़ा लिख के कर लें, कोई मसला नहीं, पेपर में 2 4 मिनट ज़्यादा लग जाए, मगर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट, मैंने बताया मर्जर इक्वेशन में टर्मिनल वैल्यू के कॉन्सेप्ट में आता ही है। 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तो करने को कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा बस जल्दी से मैं बात करता हूँ। अब्बास खान बिल्कुल सही है, ये बगैर मजीद टाइम लगाए देखें जी। 2020 से 2021, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया। यहाँ ग्रोथ रेट है 3%, यहाँ ग्रोथ रेट है 3%। ठीक है, मैं पूरा फिगर से सॉल्व नहीं कर रहा, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। 2022 में D3, फिर 4 साल तक जो है ना 7% है, 2025 तक। D4, D5, D6, यहाँ तक बात समझ आती है जी? स्क्रीन में ये बात समझ आती है आप लोगों को? जिन लोगों का गलत हुआ था, सुंदर साहब प्लीज गौर से देखिएगा, आपका गलत आया था ना। नहीं, 2020 D0 क्यों होगा? आगे के सालों का बताया हुआ है ना, फोरकास्ट तो हमेशा। आज तो 2019 में खड़े हुए हैं आप, तो आसिफ बात समझ आई? आप 2019 में आज खड़े हो तो 2020 D1 हुआ ना यार। हाँ, अगर मैं आज 2020 में ही खड़ा होता तो फिर सही बात है, मैं 2020 को D0 ले लेता। हाउ कैन आई टेक दिस 2020 दिस D0? नो, दिस इज D1, क्योंकि हम खड़े हुए 2019 में, ये D0 होगा। ठीक है जी, सुंदर, आपको क्लियर हो रही है बात? मुझे कंफर्म करिएगा, क्योंकि डिफरेंट आंसर आया था आपका। अभी तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये ग्रोथ रेट किल हो रहा है, ये किल हो रहा है, ये किल हो रहा है, ये किल हो रहा है। ये ग्रोथ रेट अब 2026 में होगा ये D7, ये D8। 2026 में ग्रोथ रेट लगेगा 2%। अच्छा, अब मसला ये मिल गया ना पहला डिविडेंड हमें, यहाँ दीवार लगा दिया। अगर पेपर में भी इसी तरह सॉल्व करना होता है, जब आप मेरे नॉर्मल लेक्चर्स देखते हैं, यहाँ दीवार लगा दें। 2027 की जरूरत नहीं है। क्या मैं कहता हूँ, ये वो पहला डिविडेंड है जो मुझे मिल गया, ये वो ग्रोथ रेट है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वो ग्रोथ रेट है जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो बस बात खत्म हो गई। तो क्या आना चाहिए जी, फाइनली कंक्लूड कर लेते हैं। PD7 तो P6। ठीक है जी, क्लियर है। चले यहाँ नमाज का, नहीं सॉरी, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं पानी का, 2 से 3 मिनट का। लेट्स स्मॉल टेक अ स्मॉल ब्रेक, वेरी स्मॉल ब्रेक।
फिर बस इसको जल्दी से हम वैक को खत्म करते हैं और मर्जर इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है बातें हमें? देखें ये एंड तक रहना है, आपने जाना नहीं है, आपके लिए सेशन हो रहा है, घंटे भर का सेशन मुश्किल से रह गया अब हमारे पास। ठीक है, और आपने हमारे साथ रहना है। ठीक है, चलें 2 मिनट रुक जाए, मैं भी पानी पी लेता हूँ, आप लोग भी पानी वानी पी लें, फिर थोड़ा सा फ्रेश होके बाकी टॉपिक्स को तेजी से गुजारते हैं। चलें जी, अब हम ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। हमने इस पर बहुत डिटेल में बात कर ली है, और ये हमें आगे आगे हेल्प मिल जाएगा। अच्छा, गॉर्डन ग्रोथ मॉडल एक होता है, ये हिस्टोरिकल ग्रोथ मॉडल हमें पता है, फर्स्ट और लास्ट को हम लेके काम कर लेते हैं। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं। गॉर्डन ग्रोथ मॉडल G0 B × R फॉर्मूले में अवेलेबल होगा, आप इसे अप्लाई कर देंगे, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बीटा फिर भी मैंने बात कर ली है, बीटा कैसे कैलकुलेट होता है, पोर्टफोलियो थ्योरी में आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, एडवांटेज एडवांटेज CAPM के यार देखेंगे, थ्योरी हैंडआउट में ऑलरेडी मौजूद है, इसको छोड़ के नहीं जाएगा। थ्योरी हैंडआउट पे मैंने कल भी बात की थी कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल, ये पेपर में आया हुआ है। कल मैंने ज़्यादा रिवीजन नहीं कराई है, मगर कल मैंने ये की है कि वो करवाया है कल ना, अप्रोच वगैरह बताइए, तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया था, तो उसमें मैं कल शेयर करूंगा रिकॉर्डिंग। मैंने आज तो कोई रिकॉर्डिंग शेयर नहीं की थी। ठीक है, तो वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। इसका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, वो मुझे मैसेज कर दे मेरे नंबर पे, तो मैं आपको ग्रुप का लिंक दे दूंगा। तो आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल जो है ना, ये बहुत अच्छे से 2022 में ऑलरेडी आया हुआ है। इसका बहुत अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा जब आप सेंटोरस लिमिटेड करोगे। सेंटोरस लिमिटेड के नाम से रीसेंट पास पेपर है, उसमें ये इसका वो है। ठीक है जी। बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप साहब, बिल्कुल पूछ सकते हैं। 2022 में, बिल्कुल समर 22 में ही आया हुआ है। ठीक है जी, इसमें बस मैं कौन से बता देता हूँ कि जितने ज्यादा बीटा होते हैं, अगर बीटा एक से ज्यादा होगा तो फिर ये बढ़ता चला जाएगा ना, मतलब जैसे फॉर्मूला होता है RF + β RM - RF। आर एफ बाई हम कहते हैं, आर एफ बाई कहते हैं, खैर ये के ई। अच्छा, अब अगर दो बीटा है ना, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला एक्सपेंड हो जाएगा, β1 + β2 RM - RF का जो रेलिवेंट होगा। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल इसका 2022 का सवाल मैंने आपको अभी हाईलाइट करा दिया, ये आप जरूर सॉल्व करिएगा। मेरा अपना सोल्यूशन यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, पोर्टल पे भी मौजूद है ऑब्वियसली। ठीक है, मगर इसको जरूर देख के जाइएगा। आर्बिट्राज प्राइसिंग मॉडल 2022 के बाद से नहीं आया है, और कौन से बड़ा सिंपल सा है जी, जितने ज्यादा रिस्क ऐड होते जाएंगे उतना ज्यादा आपका जो है आंसर बड़ा होता जाएगा। रिस्क ज्यादा तो आपको होता है, फिगर्स भी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है जी। डिविडेंड की जगह नेट शेयर ऑफ प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। नहीं, कोशिश करें हम डिविडेंड यूज करें, प्रॉफिट यूज कर सकते हैं, नेट शेयर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट वैल्यू हमने इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स किया है। ठीक है। अच्छा देखें, इसमें ना मैं आफ्ताब आगे जाके बात करूंगा मर्जर पे ना, तो मर्जर पे जब हम आते हैं ना, तो फिर मर्जर पे आप मुझसे सवाल पूछिएगा। ठीक है, मर्जर में मैं आपको बताऊंगा दो टेक्निक्स होती हैं, एक होती है फ्री कैश फ्लो टू कंपनी और एक होती है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके हम बात कर लेंगे। आपके मुझे सवाल से ऐसा लग रहा है कि उसमें शायद फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी लग गया है। ठीक है, और डिस्काउंटिंग इसीलिए कई भी हुई है, तो इसीलिए हमने फिर मार्केट वैल्यू डेट माइनस नहीं की ना, फ्री कैश फ्लो इक्विटी में हम नहीं करते। हाँ, फ्री कैश फ्लो टू कंपनी में माइनस करते हैं। तो वो अभी मर्जर इक्वेशन के बस आने वाला है। यहाँ पे ना मैं आपको स्केच दिखा भी देता हूँ, ये बड़ा जबरदस्त सा स्केच है, ये देखेंगे। ये पूरा स्केच ना मैंने बनाया है इसीलिए, एक में डेट माइनस किया जाता है, ठीक है, और एक में डेट नहीं माइनस किया जाता। फ्री कैश फ्लो टू कंपनी होता है और एक फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होता है ना। तो ये थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। तो हम कहाँ थे? ओ माय गॉड, अभी हम वैक पे खड़े हैं। अच्छा, वैक पे भी नहीं खड़े हुए, वैक पास पेपर्स पे खड़े हैं, नहीं वैक पे खड़े हैं। अच्छा, ये डेट पे बात हो गई है। अच्छा, एक बस कंफ्यूजन थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम रहता है यार, मैं इस पे बात कर लूँ भाई। यार एक ये बड़ा मसला है, लोगों को ये समझ नहीं आता इंटरेस्ट कब नेट ऑफ टैक्स करना है और कब नहीं करना। ठीक है, इस पे मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा प्लीज। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि सर कभी हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं, कभी हम जो है इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करते हैं और कभी हम नेट ऑफ टैक्स नहीं करते, ये प्रॉब्लम रहता है, तो इसका जवाब सुन लें। ठीक है, अगर आपको डेट से रिलेटेड IRR KD1 - T निकालना है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि अगर हमें IRR निकालना है, वो नहीं फॉर्मूला होता, इंटरेस्ट लेते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं उस पर बात करूंगा। लेट से 1 से 4, मार्केट वैल्यू ईयर 0 पे आ जाती है, रिडेम्पशन जो है वो ईयर 4 पे आ जाती है। ये स्ट्रक्चर याद आ रहा है? इस पे लोगों को सवाल होता है कि कभी नेट ऑफ टैक्स ले रहे होते हैं यहाँ पे हम इंटरेस्ट को, और कभी नेट ऑफ टैक्स नहीं ले रहे होते, तो इसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसका जवाब ये है कि जब KD1 - T निकालेंगे IRR के थ्रू, तो आप मुझे एक बात बताएं, खुद बताएं ईमानदारी से कि मुझे KD चाहिए या KD1 - T चाहिए।
मुझे प्री टैक्स फिगर चाहिए या पोस्ट टैक्स फिगर चाहिए? मुझे प्री टैक्स फिगर चाहिए या आफ्टर टैक्स फिगर चाहिए? यहां पे गौर से देखें, मुझे वैक के फॉर्मूले में केडी नहीं चाहिए होता ना। नहीं नहीं, गौर से देखें सुनो, केडी वन माइनस टी लिखा हुआ है। तो ये प्री टैक्स हुआ यानी कि टैक्स से पहले हुआ, या आफ्टर टैक्स हुआ? पोस्ट टैक्स मतलब आफ्टर टैक्स। बिल्कुल सही कहा जफर हुसैन, सही कह रहे हैं फातिमा, सही कह रहे हैं मोहम्मद शेख, सही कह रहे हैं साद मुकीम, सही कह रहे हैं। तो दोस्त ठीक है। जुबैर, बात समझ आ रही है? चंदा, ये प्री टैक्स तो नहीं हुआ ना, ये तो पोस्ट टैक्स हुआ ना। के डी वन माइनस टी का मतलब है कि वन माइनस टी मीन टैक्स एडजस्ट करने के बाद। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा नेट ऑफ टैक्स, जो आप आई आर आर निकाल रहे हो, क्योंकि आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव भी वन माइनस टी है। तो आप इंटरेस्ट भी क्या लेंगे? नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई। मगर दूसरी बात, कभी कभार आपको निकालनी होती है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकालनी होती है, जो कि पेरेंट वैल्यू से निकलती है। अब आप मुझे बताएं मार्केट वैल्यू ऑफ डेट को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा और पीछे चले जाता हूँ, मुझे थोड़ा स्पीड में हम चल रहे हैं। तो मैंने एक चीज बात नहीं की, जब भी वैक निकालने को आएगा आपको, तो आप पहले वैक का फॉर्मूला लिखेंगे, के ई इंटू ई प्लस के डी वन माइनस टी इंटू डी अपॉन ई प्लस डी। ठीक है, एज्यूमिंग अब प्रेफरेंस शेयर नहीं है अभी फिलहाल, या चले प्रेफरेंस शेयर ही कर लेते हैं ना इसमें। प्लस के पी इंटू पी अपॉन ई प्लस डी प्लस पी। कितने इंग्रेडिएंट है वैक के? 6 इंग्रेडिएंट है, ई डी पी। हाँ ठीक है, D1 D2 भी हो जाता है, कोई मसला नहीं है। कभी प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कभी नहीं होते, कभी दो डेट हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ये सारी बातें हमें पता है, हम जानते हैं ये सारी बातें। कितने इंग्रेडिएंट हो गए? 1 2 3 4 5 6। यार जब भी वैक का सवाल आता है तो मैं आपको यही हिंट देता हूँ कि आप पेपर में पहले ये स्ट्रक्चर बना लो। 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 फिगर्स निकालनी है, मेरा वैक का सवाल निमट जाएगा। ऐसा ही है। ई होती है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, डी होती है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। अब अगली बात सुन लो, मैं आगे बात नहीं करूंगा, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारी बातें आपको पता है। अब आप मुझे बताएं, जब मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कभी कभार निकालनी होती है, अच्छा आपको पेपर में ना दो में से कोई एक चीज गिवन होगी, आप देख लीजिएगा, शर्तिया बता रहा हूं मैं आपको, शर्तिया। 90% सवालों में शर्तिया बता रहा हूं, या तो आपको मार्केट रेट गिवन होगा और मार्केट वैल्यू गिवन नहीं होगी, या मार्केट वैल्यू गिवन होगी तो रेट गिवन नहीं होगा। देख लीजिएगा, कोई एक चीज गायब होगी। अच्छा, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अब पहले क्या था, रेट गिवन नहीं था, मार्केट वैल्यू गिवन थी, तो आपने इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स लिया, और लॉजिक मैंने बता दी, क्योंकि आपको फिगर चाहिए नेट ऑफ टैक्स। मगर अगर आपको मार्केट वैल्यू ऑफ डी निकालनी है, आप मुझे बताएं फॉर्मूले में, वैक के फॉर्मूले में डी आता है या D1 - T आता है? मुझे बस ये बता दें, इसका जवाब आ गया ना, तो बस जिंदगी भर के लिए छुट्टी हो गई आप। आपके वैक के फॉर्मूले में डी आता है या D1 - T आता है, वन आता है या टू आता है? बस ये ध्यान में रह लें, कभी भी नहीं। D1 - T तो नहीं आता ना यार फॉर्मूले में, हमजा कदी वैक के फॉर्मूले की बात हो रही है, वो अनगे रीगेर के फॉर्मूले की बात नहीं हो रही है। मोहम्मद आसिफ, वैक के फॉर्मूले की बात हो रही है। ये जो वैक का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले में आप देखें डी है या D1 - T है? डी। मैं केडी की बात नहीं करा, केडी में मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी, केडी मुक गया, केडी खत्म हो गया। आसिफ, बात समझ आ रही है? बाकी सबका आंसर सही आया है। हमजा कदीर, आपको बात क्लियर हो रही है? अरसलान सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हमेशा क्या चाहिए होता है? मुझे डी चाहिए होता है वैक निकालने के लिए। तो डी का मतलब मुझे बताएं, ग्रॉस है, बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है? ये ग्रॉस है या नेट है? ये ग्रॉस है। तो आप मुझे खुद बताओ ईमानदारी से, रट्टा नहीं लगाना। अक्ल क्या कहती है कि मैं इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स लूंगा या इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स नहीं करूंगा? इंटरेस्ट विल बी नेट ऑफ टैक्स या इंटरेस्ट विल नॉट बी नेट ऑफ टैक्स? मुझे ये बता दें, बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, चलें ये बता दें, बस सिंपल करें बात। बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? एक वर्ड चाहिए मुझे। नहीं अब्दुल खालिक, नहीं चंदा, नहीं। बाकी सब सही बता रहे हैं, वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात की, कमेंट में बहुत अच्छी बात की, जबरदस्त, बिल्कुल सही बात की। अच्छा आबिद आफ्ताब, ये भी बात कर सकते हैं, मगर मसला ये है कि अभी हम ना वो हैं कौन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने वाले, यानी कि जिसने पैसा उठाया हुआ है मार्केट से, जिसने फाइनेंस उठाया हुआ है। तो हम अपने एंगल से सोच लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा किबला क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें डी निकालना है, हमें ग्रॉस निकालना है, हमें बिफोर टैक्स निकालना है। तो लाइक टू लाइक का तकाजा ये कि इंटरेस्ट विल बी बिफोर टैक्स, नो आफ्टर टैक्स हियर, नो आफ्टर टैक्स।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मरते दम तक ध्यान में रखना है कि अगर केडी वन माइनस टी निकालना होगा तो हम नेट ऑफ टैक्स कर देंगे। बट अगर हमें केडी वन माइनस टी नहीं निकालना, मार्केट वैल्यू निकालनी है, जिसको हम प्यार से डी बोलते हैं, डी, डी वन माइनस टी नहीं, हम डी बोलते हैं प्यार से। क्या बोलते हैं? डी। तो उसमें हमें बिफोर टैक्स फिगर यूज करना है, आफ्टर टैक्स नहीं यूज करना। इतनी सी बात है। ठीक है। मार्केट वैल्यू वाले बहुत सारे सवाल हैं, विंटर 17 में मार्केट वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है अब आपने। केडी को वन माइनस टी करना है बिल्कुल, जब वैक निकालना हो। बिल्कुल। अच्छा, वो भी। अच्छा, अब ये शाफे बीटा डेट पे हम आगे जाके बात करेंगे ना, जब हम एपीबी पे चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट बात बस मैं यहाँ पे कर दूं, लास्ट बात यहाँ पे मैं कर दूं कि केडी वन माइनस टी के लिए इसका मतलब ये हुआ कि हम नेटवर्क टैक्स करेंगे इंटरेस्ट, और मार्केट वैल्यू के लिए हम, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट जिसे हम डी कहते हैं, इसके लिए हम बिफोर टैक्स यूज करेंगे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक बस लास्ट बात मैं करता चलो, ये ना हो कि मैं भूल जाऊं। ये बात मुझे यहाँ से मैं एपीवी से ले रहा हूँ, मगर ये नहीं समझिएगा कि एपीवी के लिए रेलिवेंट है। बस मुझे एक छोटी सी बात आपको बतानी है। ये प्लीज एक एक मिनट के लिए देखिएगा, प्लीज। प्लीज एक मिनट के लिए देखिएगा। मुझे क्या निकालना है इसमें? TFC are due to be redeemed at par in 3 years time and carry markup at a rate of 12% quarterly and are being traded at 950. What is the 950? ये 950 क्या चीज है? गौर से देखिएगा प्लीज। एपीवी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मगर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एपीवी के अंदर इससे रिलेटेड आया हुआ है, मैं वो डिस्कस अभी करना चाह रहा हूँ। ये 150 क्या है? मार्केट वैल्यू है। अच्छा, मुझे बताएं इसमें मार्केट वैल्यू निकालनी है या मार्केट रेट निकालना है? मैंने आपको कहा वो एक चीज निकालनी होती है। ये तो पेपर में डी गिवन होगा और केडी वन माइनस टी गिवन नहीं होगा, या पेपर में डी गिवन नहीं होगा और केडी वन माइनस टी गिवन होगा। अभी क्या लग रहा है आपको दिखने से? क्या निकालना क्या है? कूपन रेट 12% है। ठीक है। डी गिवन है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। रेट निकालना है, वेरी गुड पॉइंट। तो रेट को हम क्या बोलते हैं? केडी वन माइनस टी। अच्छा, मुझे बस ये बता दो, हमने अभी ताज़ा ताज़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, अभी 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 कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। मुझे बस ये बता दो कि इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स लेना है या बिफोर टैक्स लेना है इस सवाल में। वैसे हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? केडी वन माइनस टी निकालने के लिए इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स लिए या बिफोर टैक्स लें? गलती नहीं करना यार। देखो, इस सवाल से हट के बात करो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ अभी। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? ऊपर हेडिंग भी डाल दी। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरेस्ट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स। बिल्कुल सही है, नेट ऑफ टैक्स, आफ्टर टैक्स। ठीक है, वेरी गुड। मुबशिर, समर, सुंदस, ई, आताब अली खान, आरेज, राफील, जीशान, शाजी, मुबशिर, सऊद, मोहम्मद शेख, इकरा, हमजा कदीर, साद मुकीम, फातिमा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मगर अब मेरी बात सुनिएगा। एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर अब सुनिएगा बिल्कुल वहां पे। अच्छा, वहां पे मार्केट वैल्यू निकालते हुए हम ये करते हैं कि बिल्कुल सही बात है कि इंटरेस्ट भी ग्रॉस लेते हैं और केडी भी ग्रॉस लेते हैं। ठीक है, वो बात तो हो गई ना। अब यहाँ एडवांस कॉन्सेप्ट सुन लें। हसनैन शकील ने इनविजिबल नहीं है यार, जल्दी जल्दी कमेंट आ रहे हो तो इसलिए आपका नाम मिस हो जाता है। बिल्कुल नाराज ना हो हमसे। अच्छा, अब यहाँ पे सुनिएगा, ये है स्पेशल कॉन्सेप्ट। प्लीज देखें, ये मैंने सारी बातें स्पेशल कॉन्सेप्ट समझाने के लिए की है। पेपर में स्पेशल कॉन्सेप्ट आ सकता है ना यार, मार्क्स स्पेशल कॉन्सेप्ट में कट सकते हैं। यहाँ पे एक मसला ये है कि इंटरेस्ट की टाइमिंग है क्वार्टरली, एग्री करेंगे? 3 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? स्पेशल कॉन्सेप्ट सुन लें कि इंटरेस्ट यहाँ पे पे हो रहा है क्वार्टरली। प्लीज गौर से सुनिएगा, यानी कि 12 क्वार्टर्स का। मगर टैक्स सेविंग मुझे बताएं आप ईमानदारी से, क्या वो क्वार्टरली मिलेगी या सालाना मिलेगी? टैक्स रिटर्न हमारा क्वार्टरली बनता है या ईयरली बनता है? आपने इतने सारे इन्वेस्टर पे के सवाल किए मेरे साथ, या आपने खुद भी किए होंगे। तो टैक्स का हिसाब किताब एनुअल होता है या क्वार्टरली होता है? एनुअल। अब क्या करेंगे इस केस? अब सुने। यस, नहीं, अब बहुत आसान करें, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्पेशल कॉन्सेप्ट ये, सिंस टाइमिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स सेविंग आर नॉट मैचिंग, so we can't take interest net of tax। कल ये मैं क्यों इतनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बच्चे ने मुझे ना अजीब सी बात बोली
कि सर एपीवी में क्या ऐसा होगा, मैंने उसको बोला बेटा एपीवी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक मसला हो जाएगा, एक गिचपिच हो जाएगी, घिचपिच हो जाएगी कि अगर मैं इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स करूंगा अब, तो इंटरेस्ट क्वार्टरली है, देख रहे हैं मेरी बात, इंटरेस्ट की फैमिली क्वार्टरली से बिलोंग करती है, और टैक्स की फैमिली इस सवाल में एनुअल से बिलोंग करती है, तो इनको हम मिला नहीं सकते। मेरी बात समझ आ रही है आपको बात? तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे आप इस केस में। ये स्पेशल केस है, कॉन्सेप्ट नहीं खराब कर लेना, ये ना नॉर्मल कॉन्सेप्ट खराब करने बैठ जाओ। नॉर्मल कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों का बना दिया है, देखो ये चेंज नहीं होगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है। बट अगर टाइमिंग डिफरेंट होगी, जैसे यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंट है, किसकी, दो चीज होगी, इंटरेस्ट की और टैक्स सेविंग की टाइमिंग डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, यूज, बस इतना सा काम है, यूज इंटरेस्ट बिफोर टैक्स फॉर आईआरआर। अच्छा बस आखिरी बात मुझे बता दो, बात खत्म हो जाएगी। अगर मैं बिफोर टैक्स फिगर यूज कर रहा हूँ, यानी कि मैं नेट ऑफ टैक्स नहीं कर रहा, तो मुझे बताओ मेरे पास केडी आएगा या केडी वन माइनस टी आएगा? जो आईआरआर से फिगर आएगा इस बार, केडी आएगा या केडी वन माइनस टी आएगा, बस मुझे ये बता दो, ईमानदारी से बता दो। आसान सी बात है, मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी बात कर रहा हूं मैं। बीएफडी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है यार, कोई मिसाइल सिस्टम थोड़ी है कि समझना है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है केडी आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी विल डू इट आफ्टरवर्ड्स। यानी कि जो आंसर आया, लेट से ये आंसर आया मिसाल के तौर पर 10%, तो आप इसको वन माइनस टी कर देना। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ठीक है जी। हाँ ठीक है, बात समझ आई कि आपको फिर क्या करना है, फिर टेंशन नहीं लेनी, फिर आपने आईआरआर से इस बार क्या निकाल लेना है, केडी। तो एंड में आपने उसको क्या करना है, वन माइनस टी करना है। वी विल डू इट वन माइनस टी आफ्टरवर्ड्स, एट दी एंड, बस आखिर में कर देना। मगर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि इस बार मजबूरी ये है कि आईआरआर से क्या आ रहा है, केडी। इस बार आईआरआर से केडी वन माइनस टी नहीं आ रहा, मजबूरी ये कि मैंने इंटरेस्ट को क्या लिया है, बिफोर टैक्स। और बिफोर टैक्स क्यों लिया है, टाइमिंग का मसला है। ठीक है जी, बात समझ आ गई, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट कब, अच्छा एक बस लास्ट बात है, मुझे बता दो ये कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा? क्या आम हालात में कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? नहीं, आम हालात में आप क्या करोगे, इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आईआरआर आएगा वो वन माइनस टी ही आएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा, ये आम हालात में यही बात होगी। ठीक है। बट जब टाइमिंग डिफरेंट होगी ना, तो अलग काम हो जाएगा। आखिरी बात कर लेते हैं कि अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली पे हो रहा है, तो क्या होगा? अगर हाफ ईयरली पे हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अप्रोच वन पे जाएंगे या टू पे जाएंगे? सिंपल सी बात है, अगर हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे हो रहा है तो हम बिफोर, और सेकेंड अप्रोच बहुत आसान है, हमने क्या करना है, बिफोर टैक्स करना है, बस कुछ भी नहीं करना, बिफोर टैक्स कर लेना है, और एंड में जाके उसको कर दीजिएगा वन माइनस टी। वन माइनस टी तो करना है, क्योंकि फॉर्मूले में एंट्री नहीं मिलेगी, वैक के फॉर्मूले में ममनू है वन माइनस टी के अलावा आना, एंट्री नहीं मिलेगी, भगा देगा वो हमें, वैक वाला बोलेगा वन माइनस टी करके आओ। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, इंटरेस्ट 2 साल बाद पे हो रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, ये सारे मसले मसाइल होंगे, तो आपको वन माइनस टी बाद में करना होगा अलग से। मैंने कहा ये बात एपीवी से, ये बात मैंने एपीवी में बताई है, मगर ये इसका एपीवी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि सर जब एपीवी आएगा तभी ये कॉन्सेप्ट आएगा, नहीं भाई, ये वैक में आ सकता है, इसलिए मैंने जानबूझ के वैक के दरमियान में निकाल के आपको एपीवी में ले गया हूँ। ठीक है जी, ये ना हो कि आप बाद में समझो कि यार नहीं ये एपीवी का कॉन्सेप्ट है, नो, दिस इज रिलेटेड टू वैक। चलें जी, मेरे ख्याल से बात तो बहुत ज्यादा मैंने कर ली। कन्वर्टेबल बॉन्ड में मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आखिरी साल कन्वर्जन बेहतर है, रिटेंशन बेहतर है, इसकी देख के बात कर लेते हैं। एक बस इंपॉर्टेंट बात करके ये हैंडआउट में खत्म करूंगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्चुअल बिल्कुल सही है भाई ये बात, हसनैन शकील बिल्कुल सही है ये बात। क्योंकि मसला ये ना कि मैं नेटो टैक्स कर दूंगा तो मैंने तो उसको तीतर बटेर में सब मिला दिया, ऐसा नहीं करना ना। अच्छा, अब जल्दी से बस एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये हैंडआउट हमारा खत्म हो जाएगा। एसिड बीटा और इक्विटी बीटा। एसिड बीटा क्या शो करता है, इंडस्ट्री रिस्क, ऐसा ही है। इक्विटी बीटा क्या शो करता है, नहीं, फिर अच्छा, नॉर्मल हालात में केडी वन माइनस टी ऐसे नहीं कर सकते, नॉर्मल हालात में आपको नेट ऑफ टैक्स करके ही काम करना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट फिगर वन माइनस टी वाली आ जाए डायरेक्ट। ठीक है, मगर ये स्पेशल केस है, बस मैंने आपको बता दिया कि आपने थोड़ा लंबा काम किया कि बिफोर करके बाद में आपने वन माइनस टी किया। ठीक है, नहीं हसनैन लंबा काम क्यों करें यार, जिंदगी आसान करें ना यार। जब वन माइनस टी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो गया ना, मैं क्यों काम अगर मैं पेपर में टाइम जाया करूँ अपना। ठीक है, अच्छा इक्विटी बीटा के अंदर दो चीजें होती हैं। जी बिल्कुल यही होगा, अगर फातिमा 2 साल बाद टैक्स पे हो रहा है, 1.5 साल बाद टैक्स पे हो रहा है, तो भी आपको यही करना पड़ेगा कि आप पहले नेट ऑफ टैक्स नहीं करेंगे और आखिर में जो आंसर आएगा उसको नेट ऑफ टैक्स कर देंगे। मगर ये उसी वक्त होगा जब टाइमिंग डिफरेंट होगा, ये मैंने आपको मेन थीम बता दी। ठीक है, अच्छा चलें जी, जल्दी से आते हैं।
बिल्कुल लास्ट फिगर को 1 - 3 करना होगा आपसे। बहुत अच्छी बात आपने आइडेंटिफाई कर ली। इक्विटी बीटा के अंदर दो रिस्क हैं। इक्विटी बीटा के अंदर दो रिस्क हैं। फाइनेंशियल रिस्क है जिसे हम गियरिंग रिस्क भी कहते हैं, और दूसरा नंबर पे कौन सा रिस्क है? इंडस्ट्री रिस्क है। और एसिड बीटा के अंदर सिर्फ इंडस्ट्री रिस्क है। ठीक है, नो फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है जी, इसको हम गियर्ड बीटा भी कहते हैं, और इसको हम अनगियर्ड बीटा भी कहते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? अच्छा, बस जब इंडस्ट्री चेंज हो रही होती है तो क्या करते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं। जल्दी जल्दी से बता दें जी। जब इंडस्ट्री चेंज हो रही होती है, डाइवर्सिफिकेशन जब हो रही होती है, तो क्या करते हैं? जब डाइवर्सिफिकेशन हो रही होती है तो हम सबसे पहले टेक प्रॉक्सी बीटा। प्रॉक्सी बीटा का क्या मतलब है? इक्विटी बीटा ऑफ एनदर कंपनी इन न्यू इंडस्ट्री। ठीक है जी, फिर क्या करते हैं? सामने अपने मिसाल के तौर पे आपने बोला मैं मोबाइल कंपनी में केसीओ कैलकुलेटर बनाता है, मोबाइल बनाने जाएगा, तो हमने मोबाइल में लेट से एप्पल का इक्विटी बीटा ले लिया। तो क्या करेंगे? अनगियर करेंगे यूजिंग दैट कंपनीज डेट एंड इक्विटी। ऐसा ही है। और फिर थर्ड नंबर पे क्या करते हैं हम? रीगियर करेंगे अपनी फिगर्स। इससे क्या आता है? अनगियर करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी। बीटा एसेट इज इक्वल टू बीटा इक्विटी टू ई अपॉन ई प्लस डी वन माइनस। ठीक है जी, क्लियर है? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट यार, अभी सवाल एग्जाम्पल कराने का टाइम नहीं है, देखिए टाइम बहुत शॉर्ट है। रीगियर यूजिंग ओन डेटा इक्विटी। वापस से ही फॉर्मूला यूज होगा। वापस से ये फॉर्मूला यूज होगा। पहले हमने इस फॉर्मूले को यूज किया था इक्विटी बीटा निकालने के लिए, अब ये वापस फॉर्मूला यूज होगा। मगर इस बार हम ये करेंगे कि इस फॉर्मूले में इक्विटी बीटा जो है वो हमारा पुराना वाला इस्तेमाल हो रहा होगा। बीटा इक्विटी निकालें, नया फिगर निकालें, और फिर ये जो रिवाइज जो न्यू इक्विटी बीटा विल बी यूज इन के। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? रीगियर सिर्फ अनगियर। अच्छा देखें, अगर सामने वाली इंडस्ट्री का आपको एसिड बीटा पता है, फिर क्या करेंगे खाली? अगर आपको सामने वाली इंडस्ट्री का एसिड बीटा बता दिया जाए, तो फिर सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताएं जल्दी से, जल्दी से ओरली बता दें यार। नहीं, मेरे ख्याल से हैंडआउट से इंशाल्लाह इनफ हो जाएगा। पढ़ लें तो अच्छी बात है, टाइम है तो पढ़ लें आप तब, वरना इंशाल्लाह हैंडआउट से इनफ हो जाएगा जी। फिर सिर्फ रीगियर करेंगे, नहीं पहला स्टेप स्किप कर देंगे, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेप भी करने की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ थर्ड स्टेप करेंगे, ठीक है। और एपीवी के अंदर हम जो है, एपीवी टॉपिक है उसके अंदर मैं एपीवी को भी साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। एपीवी में याद है आपको, वो हमें केई यूज करना होता है अनगेड कंपनी का। मैं ये वाली केई की बातें भी अभी कर लूँ ताकि जब केई में अभी पहुंचे, एपीवी में पहुंचे तो प्रॉब्लम ना हो। तो वहाँ पे अनगेड कंपनी का केई यूज करना हो, तो वहां पे फिर हम सेकंड स्टेप पे रुक जाते हैं। फिर हम स्किप कर लेते हैं थर्ड स्टेप। किसी को याद आ रही है बात एपीवी के अंदर, क्योंकि हम वो बेस केस एनपीवी निकालते हुए, ये मैंने जो बात की है ये शाफे, ये यार तुम मुझे इनबॉक्स कर देना। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। डाइवर्सिफिकेशन में मैनेज हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये इसकी एग्जांपल ऑलरेडी मौजूद है हमारे हैंडआउट में ही मौजूद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये लीजिए। अच्छा, ये फातिमा आप मुझसे एग्जांपल पूछ रहे थे, ये देखें एग्जांपल ऑलरेडी हैंडआउट में मौजूद है। आप चाहो तो उसका स्नैपशॉट ले लो। तो इन्होंने पहले सामने वाली इंडस्ट्री का बीटा लिया, उसको फिर अनगियर किया, और फिर रीगियर कर दिया ओन फिगर से। ये सारी बातें इस एग्जांपल में लिखी हैं। अनगियर करेगा, उसकी उसकी फिगर से अनगियर होगा, ठीक है, उस इंडस्ट्री की फिगर से, और अपनी से फिर रीगियर हो जाएगा।
स्लाइड ऊपर कर दो। ये ले, ये बात उसमें नीचे उसने एग्जाम्पल में भी कराई है, हैंडआउट में भी मौजूद है। चले जी, मेरे ख्याल से ये हैंडआउट में हमारी बात हो गई है जी, इसमें और कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन हैं वो अब वो जो लेक्चर में सॉल्व हुए हैं वहां से आप रेफर कर लोगे। अच्छा, अब आ जाते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी।